नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट की वीडियो है जिसमें हम कुल मिला के 5 टॉपिक समझने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नक्सलवादी आंदोलन की। नक्सलवादी आंदोलन होता क्या है और इसकी प्रमुख डिमांड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपातकाल के पक्ष और विपक्ष में जो भी तर्क वितर्क दिए गए थे कि यार क्या आपातकाल सही था या क्या गलत था, इसके बारे में जो भी तर्क वितर्क है उसको हम समझने वाले हैं। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। और आपातकाल के जांच के लिए शाह जांच आयोग बैठाया गया था, इसका गठन किया गया था, तो शाह जांच आयोग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि आपातकाल के सबक, यानी कि आपातकाल से हमने क्या सीखा, ये जो आपातकाल, ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी उससे हमारे को क्या सीखने को मिला। तो ये 5 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 3, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वैसे ये सेकंड पार्ट है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि रोशन सर स्टडी पॉइंट पे जैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला भाई। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि हमारे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नक्सलवादी आंदोलन की। देखिए, ये जो नक्सलवादी आंदोलन है, ये एक जगह के नाम पे इस आंदोलन का नामकरण किया गया है। और पश्चिम बंगाल में एक जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक जगह है नक्सलवाड़ी। कौन सा जगह है? नक्सलवाड़ी। वहाँ पे क्या है, एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, कुछ किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1967 की बात मैं बता रहा हूँ। 1967 में कुछ किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया। अब इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, जो लोग थे, उन्होंने किया था। और नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से ये आंदोलन शुरू हुआ धीरे धीरे, और देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में भी ये फैलने लगा। और इसी आंदोलन को हमने क्या बोला, नक्सलवादी आंदोलन बोला। हमने नक्सलवादी आंदोलन का नाम दिया। देखिए, 1969 में क्या होता है, जो ये नक्सलवादी है, उस नक्सलवादी जो है वो सीपीआई से अलग हो जाते हैं। सीपीआई यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे अलग होके सीपीआई-एम भी हम इसको बोलते हैं इस पार्टी को। इससे अलग होके सीपीआई मार्क्सवादी लेनीवादी बनाते हैं। एक अलग पार्टी बनाई गई, और किसके नेतृत्व में, तो चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई गई। और इस पार्टी ने दलील दिया कि भाई भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, क्योंकि लोकतंत्र से भारत के गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्रांति की गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला युद्ध यानी कि पहाड़ों में छुप के युद्ध करना, सरकार की जो नीतियाँ है उसके खिलाफ युद्ध करना ही कहीं ना कहीं गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। छुप के वार करना ही गुरिल्ला युद्ध कहलाता है, ठीक है। तो ये जो नक्सलवादी थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी धनी भूस्वामी थे उनसे बलपूर्वक ज़मीनें छीन ली, और गरीब जो लोग थे उनको ज़मीनें देना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने सरकार की नीतियों का भी विरोध किया। ज़्यादातर हिंसक विद्रोह का सहारा लेते हैं, मार काट हिंसक विद्रोह के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम इस समय की बात करें तो लगभग 9 राज्यों में ये नक्सलवादी आंदोलन जो है वो चल रहा है, और नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। और इसमें हम कुल मिला के 75 से लेकर 100 जिले इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित है। अब नक्सलवादी में जो नक्सलवादी है वो ज़्यादातर कौन है, जो ज़्यादा पिछड़े इलाके के जो लोग हैं, जो आदिवासी है, आदिवासी जनसंख्या इसमें शामिल है। अब इनकी प्रमुख मांगों की हम बात करें, इनकी प्रमुख डिमांड क्या है। देखिए, इनकी सबसे पहली डिमांड ये है कि भाई इनको अपने जो छोटे किसान हैं उनको अपने उपज का पूरा हिस्सेदारी मिले, इनको उचित मजदूरी मिले, ठीक है। इसके अलावा जो ज़बरदस्ती इनसे मजदूरी करवाई जाती है, जिसको हम बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, उससे उनको राहत मिले, मतलब उससे उनको मुक्ति मिले। उनके संसाधनों का दोहन ना हो। सूदखोर जो होते हैं, सूदखोर आप समझते होंगे, जो पैसे उधार देते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उस पर ब्याज लगाते हैं, तो सूदखोरों द्वारा जो इनका शोषण किया जाता है उससे इनको मुक्ति मिले। तो ये सब नक्सलवादी जो आंदोलन है उसकी प्रमुख डिमांड है, इनकी प्रमुख मांगे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नक्सलवादी आंदोलन के बारे में जो चीज़ें आपको बताया है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या आपातकाल जरूरी था, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पक्ष की ही बात कर लेते हैं, आपातकाल जरूरी था या नहीं था। इसके पक्ष में अगर हम तर्क की बात करें तो आपको पता है कि आपातकाल की घोषणा करते समय सरकार ने सिंपल सा शब्द यूज किया था, अंदरूनी गड़बड़ी, कि भाई अंदरूनी गड़बड़ी का समय आ चुका है और संकट की घड़ी आ चुकी है, हमें आपातकाल लगाना चाहिए। और देश में अनेक जगह पे हिंसा हो रहे थे, विद्रोह चल रहे थे। तो क्या यही एक कारण था आपातकाल लगाने का, और इस कारणवश आपातकाल लगा देना क्या सही था? तो सरकार की क्या दलील थी, इंदिरा गांधी की क्या दलील थी कि भाई, तो सरकार की यानी कि इंदिरा गांधी की ये दलील थी कि बार बार धरना प्रदर्शन करने से, सामूहिक कार्यवाही करने से लोकतंत्र सही से नहीं चल पा रहा है, मतलब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
और इंदिरा गांधी का ये भी कहना था कि भाई बार बार ये मतलब ये गैर संसदीय रास्ता अपना रहे, गैर संवैधानिक रास्ता अपना के सरकार को हटाना चाहते सत्ता से, है ना। ये जो बार बार हिंसे हो रहे हैं इसके कारण अस्थिरता पैदा हो रहा है, प्रशासन का जो ध्यान है वो विकास संबंधी जो काम है उससे हट जा रहा है। पूरी ताकत जो है, पूरा जो ध्यान है हमारे को कानून व्यवस्था को लागू करने में ही चला जाते हैं, हम विकास की योजना पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सीपीआई ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी को हमेशा सपोर्ट कर रही थी ये पार्टी, आपको पता है, तो सीपीआई ने यहाँ तक कह दिया कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में इन विद्रोह को, इन प्रति जो आंदोलन हो रहे हैं इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देना सही है। लेकिन ये वास्तव में गलत था। बाद में सीपीआई को एहसास हुआ कि भाई आपातकाल का समर्थन करना उनके लिए गलत था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाई आपातकाल के पक्ष में जो भी सरकार ने जो दलील दी। अब हम बात करते हैं आपातकाल के विपक्ष में या आपातकाल की आलोचना में जो तर्क दिए गए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कही गई कि भाई सरकार ने सिंपल सा जो भी उसके खिलाफ जो आंदोलन चलाए जा रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसको रोकने के लिए आपातकाल लगाया। लेकिन आपको पता है कि भाई भारत में जन आंदोलन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली आ रही है, एक बहुत सिलसिला चला आ रहा है कि हमने सरकार के खिलाफ हमेशा जन आंदोलन किया है। ठीक है, और आपको मालूम है कि बिहार और गुजरात में जितने भी आंदोलन चले वो ज़्यादातर अहिंसात्मक थे, जहाँ पे कोई भी मारकाट, हिंसा, दंगे नहीं हुए थे, ज़्यादातर अहिंसात्मक तरीके से चल रहे थे, है ना। और गृह मंत्रालय ने भी कभी भी कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की थी। गृह मंत्रालय ने कभी नहीं कहा कि भाई इन आंदोलन के माध्यम से जो हमारे कानून व्यवस्था है वो सही से नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या हमारा ध्यान ज़्यादा यहाँ पर लगता है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं था, बल्कि ये खतरा जो था वो शासक दल के ऊपर था, यानी कि स्वयं प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा था, इंदिरा गांधी के ऊपर खतरा था। इस कारण आपातकाल लगाया गया। तो आपातकाल के आलोचक ये सारे तर्क देते हैं। तो हम बात करते हैं आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। जब आपातकाल लगा दिया गया उसके दौरान क्या क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी ने सिंपल सी दलील ये दी थी कि भाई वो कानून व्यवस्था को लागू करना चाहती है, लोगों के लिए भलाई संबंधी जो भी काम है, विकास संबंधी जो काम है उसको पटरी पे लाना चाहती है, और इसके लिए आंदोलन को रोकना, जो भी सरकार के विरोध जो आंदोलन चल रहे हैं उसको रोकना जरूरी है। और इसके तहत उसने क्या किया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी। ठीक है, और इसमें क्या था कि भाई भूमि सुधार के जो कानून थे उसको बनाना था। इसके अलावा जो भूमि है उसका पुनर्वितरण की बात कही थी। इसके अलावा मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार करना और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने जैसे नीतियां इसमें शामिल थी। लेकिन ज़्यादातर आलोचकों ने ये ध्यान दिलाया कि भाई सरकार ने इनमें से कोई भी वादे पूरे ही नहीं किए। ठीक है, और इसके तहत और बहुत सारे जो विरोधी दल के नेता थे, यानी कि जो विपक्षी दल के नेता थे, उनको निवारक नज़रबंदी कानून के तहत पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। शाह जांच आयोग की रिपोर्ट से ये पता लगता है कि भाई लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया निवारक नज़रबंदी कानून के तहत। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया वाले जो है, प्रेस वाले जो अखबार वाले हैं, वो बिना किसी अनुमति के, सरकार के बिना किसी अनुमति के कुछ छाप ही नहीं सकते थे, है ना। कुछ लोग तो भाई किसी आधिकारिक पद पे नहीं थे, जैसे कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, कोई भी आधिकारिक पद नहीं था उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल वो कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों की झुग्गी बस्तियों को हटवाना, है ना, जबरन लोगों की नसबंदी करवाना, इन सब चीज़ों में वो लिप्त थे। इसके अलावा आपको पता है कि भाई जो पुलिस हिरासत में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी, यातनाएं दी जा रही थी उनको, है ना। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से दूसरी जगह पे हटाया जा रहा था, उनको कहीं और बसाया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी किसके दौरान, आपातकाल के दौरान ये सब घटनाएं देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं आपातकाल से हम प्रमुख क्या सबक सीख सकते हैं, हमने क्या सीख मिली आपातकाल से। तो देखिए, आपको पता है कि आपातकाल से पहली सीख तो ये मिली कि भाई भारत से ना लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि आपातकाल के दौरान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रह गई थी, है ना, लोकतंत्र खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्दी कामकाज फिर से लोकतांत्रिक तरीके से होने लग गया था। तो इससे क्या समझ में आता है कि भाई भारत में लोकतंत्र को भारत से विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी सरकार भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं कर सकती है, लोकतंत्र नहीं हटा सकती यहाँ से। दूसरा भाई सीख हम ये ले सकते हैं आपातकाल से कि आपातकालीन जो प्रावधान थी उसमें सुधार किया गया। अब आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता था। देश के अंदर आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह के समय लगना था, और इसके लिए बकाया मंत्री परिषद को लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना होगा कि हाँ भाई आपातकाल की घोषणा करनी है, लिखित रूप में ये बात देनी होगी। ऐसा नहीं कि भाई सीधा कह दिया और राष्ट्रपति ने अन्य आपातकाल लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिखित रूप में देना होगा।
तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि भाई अब न्यायपालिका हमारे अधिकार को लेकर ज़्यादा सचेत हो गई। हम आम नागरिक भी अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक हुए, क्योंकि आपातकाल के दौरान भाई हमारे सारे अधिकारों का हनन हो गया था, है ना। कोई भी हमारा अधिकार काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। लेकिन अब न्यायपालिका ने क्या किया, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कारगर ढंग से काम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से वो तत्पर हो गया अपने हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। और उसके बाद आपातकाल के बाद कई नागरिक अधिकार संगठन भी वजूद में आए जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट आप आपातकाल के सबक में बता सकते हैं। तो इसी तरीके से आज के जो वीडियो है वो खत्म होता है। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है कमेंट में मेरे को बताएं। रोशन भैया आप ये टॉपिक अच्छे से समझा नहीं पाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊं तो उसमें उस टॉपिक को ऐड कर दूं और आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। बाकी इस चैप्टर के ऊपर एक पार्ट और आने वाला है, 3rd पार्ट, जिसमें इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक है उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।